हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट 13 सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। सूची 1 में देखिए क्या क्या दिया गया है। रोल्ड गोल्ड, मुंज मेटल, मेलनेलियम और ड्यूरेलुमिन, ये जो पदार्थ दिए गए हैं। सूची 2 में दिया गया है कि इनका उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो 2 में देखिए हवाई जहाज़ का ढांचा बनाने में, बर्तन बनाने में, सस्ते आभूषण बनाने में और सिक्का बनाने में। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है कि किसका प्रयोग किस में होता है। तो क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 3, 4, 1, 2। एक बार मैच करके देख लेते हैं। जो सूची 1 में दी गई है वो सारी की सारी मिश्र धातुएं हैं। इनका यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है? तो देखिए, जो रोल्ड गोल्ड है उसका यूज़ सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक है, रोल्ड गोल्ड जो होता है ये मिलकर बना होता है कॉपर और एल्यूमिनियम का। कॉपर और एल्यूमिनियम की ये मिश्र धातु होती हैं। फिर आता है मुंज मेटल। मुंज मेटल का प्रयोग सिक्का बनाने में यूज़ होता है। मुंज मेटल जो होता है ये कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, मुंज मेटल कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। फिर है मेलनेलियम। मेलनेलियम जो है इसका यूज़ होता है हवाई जहाज़ के ढांचे बनाने में। और ये जो मिश्रित धातु है वो है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की। ठीक है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की। और लास्ट में आता है ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन का यूज़ बर्तन बनाने में किया जाता है। और ये जो मिश्र धातु है ये बनी है, ये है एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम और मैग्नीज। ठीक है, ये चार धातु हैं, उनसे मिल करके ये मिश्र धातु बनी है ड्यूरेलुमिन, जिसका यूज़ बर्तन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। सही का उत्तर नीचे दिए गए जो कूट है उनसे हमें चयन करना है। तो देखिए 3 यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले वाले में है कि जो आरबीसी है उसका रेड ब्लड कार्पसेस जो है इनका निर्माण भ्रूण अवस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में यकृत, लिवर और प्लीहा स्प्लीन में होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल लेने पर शेष जो बचा हुआ प्लाज्मा होता है वो सीरम कहलाता है। तीसरे में है हृदय रेखित पेशियों का बना होता है। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं होगा या फिर तीनों सही हैं, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ठीक है, ये बताना है हमें कूट की सहायता। तो कूट देखिए 1 व 3, 2 व 3, 1 व 2, 1, 2 व 3। क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1 व 2। देखिए, जो पहला दिया गया है कि आरबीसी का निर्माण जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो उसमें यकृत और प्लीहा स्प्लीन में होता है। ठीक है, जिसमें से जो स्प्लीन होती है वही छठा या सातवां महीना जो होता है तभी से ही जो यकृत लिवर जो होता है वो जो बेबी का लिवर होता है वो आरबीसी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और जो स्प्लीन होती है इसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं आरबीसी का। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड वाले स्टेटमेंट में है कि प्लाज्मा से फिब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है जब उसे निकाल लिया जाता है तो जो पदार्थ बचा होता है वो सीरम कहलाता है। सीरम एक ऐसा पदार्थ होता है कि जिसमें जो है जो रक्त का थक्का जमाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें कोई भी मतलब कि ना ये प्रोटीन पाई जाती है ना ये रक्त का थक्का जमाने वाले पदार्थ होते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और जो कुछ मतलब कि जो है नॉन ऑर्गेनिक जो पदार्थ होंगे, इनऑर्गेनिक, जैसे कि मिनरल्स वगैरह में ये सारी चीज़ें होती हैं या हार्मोन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये जो स्टेटमेंट है कि फिब्रिनोजन प्रोटीन अगर निकाल ली जाए तो जो प्लाज्मा का पदार्थ जो पोर्शन बचेगा वो सीरम कहलाता है। लास्ट में दिया गया है हृदय। हृदय रेखित पेशियों का बना होता है, ये यहाँ पे बोला गया है। जबकि हृदय जो होता है वो हृदयक जो पेशियाँ होती हैं जिनको हम बोलते हैं कार्डियाक मसल्स। ठीक है, कार्डियाक मसल्स का ये बना होता है। और ये पेशियाँ जो है इनका जो संबंध होता है वो रेखित पेशियों से ऐसे होता है क्योंकि इनकी जो संरचना होती है वो जो है रेखित पेशियों से थोड़ी बहुत मिलती जुलती होती है। ठीक है, तो इस वजह से बाकी ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि ये रेखित पेशियों का नहीं बना होता है बल्कि कार्डियाक मसल्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। ऑप्शंस हैं ल्यूकेमिया, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस या फिर मेनिंजाइटिस। तो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। देखिए, होता यह है कि जो मस्तिष्क या मेरुरज्जु होता ही है, रीढ़ की जो हड्डी होती है, ठीक है,
उसको ढकने वाली जो झिल्ली होती है उसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। तो इसमें जब सूजन या दर्द होता है तो इसको हम, ये जो डिजीज़ होती है उसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है भारत की सबसे बड़ी मछली है। ऑप्शंस हैं स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मार्लिन या फिर हिल्सा। क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, व्हेल शार्क। व्हेल शार्क जो है ये भारत की सबसे बड़ी मछली है और ये साथ ही विश्व की भी सबसे बड़ी मछली है, क्योंकि जो विश्व की सबसे बड़ी मछली में भी ये आती है व्हेल शार्क। और ये जो भारत का जो गुजरात का जो तट है वहाँ पर ये व्हेल शार्क पाई जाती है। इस वजह से ये कहा जाता है कि भारत की ये सबसे बड़ी मछली, विश्व की भी ये सबसे बड़ी मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया गया है कि ललित किसकी उन्नत किस्म है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है आम की या अमरूद की या केला की या फिर स्ट्रॉबेरी की। तो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमरूद की। ललित जो है वो अमरूद की एक प्रजाति है और ये एक उन्नत किस्म है अमरूद की। और इसके अलावा भी और जो अन्य प्रजातियां अमरूद की, जैसे कि इलाहाबादी सफ़ेदा है या जो है आरका अमूल्य है, इलाहाबादी सुर्ख है, बेहर कोकोनट है। तो इस तरीके से अमरूद की और भी अन्य प्रजातियां हैं और यहाँ पे जो ललित है ये एक उन्नत प्रजाति है अमरूद की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है। ऑप्शंस हैं जीवाणु, विषाणु, फफूंद या फिर परजीवी प्रोटोजोआ। तो क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विषाणु। जापानी इंसेफेलाइटिस जो है वो विषाणु, क्योंकि यहाँ पे जो जापानी इंसेफेलाइटिस है वो एक वायरस जनित बीमारी होती है और ये बीमारी विषाणु से होने वाली ये बीमारी होती है। ये बीमारी मनुष्यों में मच्छरों के काटने से फैलती है। जो क्यूलिक्स मच्छर होते हैं ना, उनमें जो इसका जो अर्बो वायरस होता है वो इन मच्छरों में पाया जाता है और फिर इन मच्छरों के जब ये जो है मनुष्यों को काटते हैं तो इनसे ये फैलती है। ठीक है, जब ये मच्छर मनुष्य को काटते हैं तो अर्बो वायरस मनुष्य के रक्त में पहुँच जाता है, उसके बाद ये डिजीज़ कॉज करता है, संक्रमित कर देता है। तो इसलिए ये वायरस से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं। पहली सूची में देखिए क्या क्या है, ईईजी, ईसीजी, ईओजी और ईएमजी। और इनका जो यूज़ है वो यहाँ पे दिया गया है कि सूची 2 में किससे रिलेशन है इनका, तो मांसपेशी, आँख, मस्तिष्क और हृदय। तो इसे कूट की सहायता से इसका आंसर हमें देना है। क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3 4 2 1। तो आइए इसे मैच करके और इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें देखिए ईईजी। ईईजी जो है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, एक मिनट रुकिए। तो देखिए इसमें जो ईईजी है इसका फुल फॉर्म है ईईजी का वो है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम है। ठीक है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, इंसेफेलोग्राम ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका यूज़ जो है इसका यूज़ किया जाता है ईईजी का। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हम पहले देख ले, इसका क्या था, ऑप्शन बी था। ठीक है, तो ईईजी का यूज़ मस्तिष्क की जांच के लिए होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। उसके बाद दूसरा है ईसीजी। ईसीजी का तो हम जानते ही हैं, इसका यूज़ हृदय में हृदय के लिए होता है और हृदय की जो भी जांच, उसमें जो भी गड़बड़ी होती है उसकी जांच वगैरह ईसीजी के थ्रू होती है। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फिर आता है ईओजी। ईओजी का पहले फुल फॉर्म देख लें क्या है। ईओजी का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रो ओकेलोग्राफी, इलेक्ट्रो ओकेलोग्राफी। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोकैलोग्राफी और इसका संबंध है ईओजी का वो है आँख से। इसमें जो आँख की रेटिना और जो कॉर्निया होती है उससे संबंधित जो भी गड़बड़ी होती है उसका पता किया जाता है इसमें। ठीक है, और लास्ट में आता है ईएमजी। ईएमजी जो है इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं ईएमजी का। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ठीक है,
तो ये जो इलेक्ट्रोमायोग्राफी है इसका यूज़ किया जाता है मांसपेशी की जांच के लिए। मांसपेशी से जो इसकी एवोल्यूशन होती है, ठीक है, और इसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्केलेटल मसल्स से संबंधित, ठीक है, इसका जो इसकी मेनली एक्टिविटीज़ वगैरह का ही जो है ईएमजी के अंतर्गत आता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी में, ठीक है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? मांसपेशी से, स्केलेटल मसल्स वगैरह इसके अंतर्गत आएंगे। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में दिया गया है कि एक वर्णांत पुरुष, ठीक है, एक सामान्य महिला से विवाह करता है और वर्णांतता के जो लक्षण हैं वो उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पे जो ब्लाइंड पर्सन है उसकी बात की जा रही है। तो उसके जो लक्षण हैं, उसकी आने वाली जो संतानें हैं उनमें किस में दिखाई देंगे? पुत्रों में दिखाई देंगे, इनके जो जो है मतलब कि जो उनके सन होंगे उनमें दिखाई देंगे, या फिर पुत्रियों में दिखाई देंगे, डॉटर्स में, या पुत्रों की पुत्रियों में, सॉरी पुत्रों के पुत्रों में, या फिर पुत्रियों के पुत्रों में। तो क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पुत्रियों के पुत्रों में। तो आइए पहले देख लें कि ये जो वर्णांतता है इसका संबंध, ये पहले तो जो वर्णांतता होती है ये होती है एक्स क्रोमोसोमल संबंधी ये रोग होता है। किससे रिलेटेड होता है? एक्स क्रोमोसोम से संबंधित ये रोग होता है। इसमें होता है कि जो हम इसमें देखिए जो, क्योंकि इसमें दिया गया वर्णांत पुरुष, ठीक है, तो वर्णांत पुरुष है तो पुरुषों का जो क्रोमोसोम्स होता है, जो मैन का जो सेक्स क्रोमोसोम का जो जोड़ा होता है पेयर, वो होता है XY, ठीक है, और फीमेल का होता है XX होता है। तो हम ये जानते हैं कि जो वर्णांत पुरुष है तो जाहिर सी बात है एक्स क्रोमोसोमल ये जो है डिजीज़ है, तो इसका एक्स वाला जो होगा वो इफेक्टेड होगा, फीमेल नॉर्मल है, ठीक है। अब इनसे होने वाले जो पुत्र या पुत्री होंगे, मान लीजिए इनका जो एक इनका जो है बेटा होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? XY हो जाएगा, और जो XX होगा वो जो है इनकी पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वर्णांत पुरुष और नॉर्मल जो फीमेल है उसका जो बेटा है वो इफेक्टेड हो, वो जो है नॉर्मल होगा, ठीक है। कैसा होगा? वो नॉर्मल, क्योंकि इसमें कोई भी जो है इफेक्टेड क्रोमोसोम्स नहीं है। लेकिन जो बेटी होगी वो वाहक यहाँ पे कहलाएगी, इफेक्टेड नहीं होगी, वर्णांत नहीं होगी, लेकिन वाहक होगी, क्योंकि एक एक्स इनका जो है इफेक्टेड वाला होगा और एक इनका नॉर्मल वाला होगा। तो अब जाहिर सी बात है, अब ये जो इफेक्टेड लड़की है, इस इफेक्टेड लड़की का अब किसी भी नॉर्मल पुरुष या किसी से भी अगर इसका विवाह होता है, ठीक है, तो इसका जो है नॉर्मल पुरुष से मान लीजिए विवाह होता है, तो होगा ये कि जो है ये जो इफेक्टेड, मान लीजिए इसका ये इफेक्टेड वाला जो है क्रोमोसोम्स है, ठीक है, इसका जब इसका जो बेटा होगा, पुत्र जो होगा, वो उसमें एक्स ये वाला जब चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो इफेक्टेड हो जाएगा, और जो नॉर्मल बेटी होगी वो जो है नॉर्मल हो सकती है, ठीक है। ये चांसेस दिए गए हैं कि बेटी जो है वो नॉर्मल हो सकती है, और नहीं अगर होगी, अगर ये वाला क्रोमोसोम्स जो है लड़की में चला जाएगा तो वो फिर से वाहक हो जाएगी। मतलब कोई ना कोई जनरेशन ऐसी आएगी जो पुत्री होगी, जो वाहक पुत्री है, उसका जो पुत्र होगा वही वर्णांत हो जाएगा, ठीक है, उसी में ही ये डिजीज़ आएगी। तो ये जो हमने जो प्रोसेस इसकी पूरी पढ़ी कि एक वर्णांत पुरुष जो होता है उसके अगर सामान्य महिला से विवाह होता है तो उसकी पुत्रियों के पुत्रों में ये डिजीज़ फिर से देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है, कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शंस हैं ऑटिथर, ग्लेस, ल्यूटिविट और सिनेरेरिया। क्वेश्चन 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑर्टिथर। ऑर्टिथर जो है वो कुनैन के अतिरिक्त मलेरिया, कुनैन जो है औषधि वो तो दी ही जाती है मलेरिया में, इसके अलावा ऑर्टिथर है जो कि मलेरिया में एक शाकी औषधि है, इसका प्रयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में दिया गया है, पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शंस हैं जड़ में, तने में, पत्ती में या फिर फूल में। तो क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पत्ती में। पुदीना का जो अर्क होता है या उसे हम मेंथॉल बोलते हैं, ये जो मेंथॉल तेल होता है ये मुख्यतः पुदीने की पत्तियों से ही प्राप्त किया जाता है, और पुदीने की पत्तियों का भाप आसवन के द्वारा ये तेल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो मेनली जो पत्ती है वो उसी में ही जो है तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।